और यरूशलेम मेन वो प्लेस है जिसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ इन लोगों का। और ये झगड़ा आज से नहीं है। ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो टेम्पल माउंट ये सेम वैसे ही है उन सब के लिए। हम हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हमारा राम मंदिर है। तो किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल। आप किसके साथ? फिलिस्तीन के। हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े। फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। वेस्ट बैंक में इनके इजराइल पुलिस ने छापेमारी की थी और इसमें कुछ लड़ाई हुआ। तो जनवरी में ये था कि इजराइल का जो रिश्ता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अरबिक कंट्री से अच्छे होते जा रहे थे, जो ये हमास को बिल्कुल नहीं पसंद था। 2017 में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट हुआ, इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर गया इजराइल को। प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर अगल बगल के किसी देश ने प्राइम मिनिस्टर पे कुछ भी अगर कुछ गलत करने का सोचा तो अगले दिन वो सारे कंट्री जो है वो मिट्टी में मिले होंगे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कड़वाला कैम छो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आजकल ये जो मुद्दा चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन वाला, ये मुद्दा काफी तूल पकड़ चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दो देशों में झगड़ा हो रहा। और इन देशों का झगड़ा जो है, ये फिलिस्तीन और इजराइल वाला जो झगड़ा है, ये 1947 से चलता आ रहा है। जो हम आगे बात करेंगे क्या सीन क्या है, तो काफी रिसर्च किया, क्या पता कर सकता था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इस मुद्दे पे शेयर करूं आप लोगों से, अपने चैनल का फायदा उठाया जाए और सब्सक्राइबर बढ़वाया जाए। तो मुद्दा ये कि काफ़ी चीज़ें जो भी पुरानी हिस्ट्री इसका उठा के देखा, जो भी नेट से मुझे नॉलेजेबल चीज़ें मिल सकती थी उसको इकट्ठा किया और उसके बाद से वही वीडियो जो है, वही चीज़ें जो है मैं अपने आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई ये मनगढ़ंत कहानी है जो मैं अपने पास से बताने वाला हूँ आपको। तो आते हैं और शुरू करते हैं, बताते हैं मुद्दा क्या, किस चीज़ पे हम वो करेंगे, फोकस करेंगे वीडियो में। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मुद्दा अगर ये इजराइल और फिलीपींस का था, जो भी था, तो इस मुद्दे में बाकी देश कैसे सपोर्ट कर रहे हैं भारत इजराइल को, और बाकी हमारे भारत के मुस्लिम का क्या रिएक्शन है, बाकी देशों के मुस्लिम का क्या रिएक्शन है, बाकी देश के लोगों का क्या रिएक्शन है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैं 4 वर्ड दिखाने वाला हूँ, जिन 4 वर्ड से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और बाकी आगे वीडियो में मैं वो प्लेस भी दिखाने वाला हूँ। तो 4 जो है प्लेस है, जो वो जेरूशलम करके है। जेरूशलम ये प्लेस हो गया, जेरूशलम या यरूशलम करके दोनों तरह से बोला जाता है। बाकी ये तो जेरूशलम प्लेस हो गया। और 3 जो दूसरा तीसरा जो है, ये तीनों, पहला है यहूदी जो ज्यूज बोला जाता है जिन्हें, और दूसरा है क्रिश्चियन, और तीसरा है मुस्लिम जो ये इस्लाम वाला है। तो इन तीनों का जो झगड़ा है, कम्युनिटी 3 है, और यरूशलम मेन वो प्लेस है जिसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ इन लोगों का। और ये झगड़ा आज से नहीं है, ये झगड़ा नियर अबाउट 1946 या 45 से ही झगड़ा स्टार्ट हुआ था इन लोगों का, और तब से चला आ रहा है। और इसी मुद्दे को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि सीन क्या है, झगड़ा क्यों चल रहा है, और क्या किया जाए, क्या प्रिकॉशन लें ये सारे, तो मे भी आगे चल के इन सबका झगड़ा शांत होने का कुछ चांस हो। मैंने थोड़े बहुत विजुअल्स डाल दिए हैं, मे भी आपको समझ में आ जाए। तो इंडिया के वेस्ट में है इजराइल कंट्री, और इजराइल बसा हुआ है जहाँ पे। तो येलो में जो है इजराइल है, ग्रे में वेस्ट बैंक है, और गाजा स्ट्रिप है, और ये पैलेस्टाइन के नाम से जाने जाते हैं। और जो स्टार देख रहे हो वो है जेरूशलम, जिसे जेरूशलम कुछ भी बोल सकते हो तुम, अपने समझने के ऊपर है। और जेरूशलम ही मेन रीजन है जिसकी वजह से ये लड़ाई स्टार्ट हुआ है। और ये लड़ाई जो है क्रिश्चियन ज्यूज एंड मुस्लिम के बीच में है, और झगड़े का मेन रीजन ही यही है। तो इसकी शुरुआत होती है 1047 BC से। उस टाइम पे इजराइल को किंगडम ऑफ इजराइल बोला जाता था, और उसका जो कैपिटल था वो था जेरूशलम। और वहां के जो किंग थे उनका नाम था किंग सोलोमन। तो किंग सोलोमन ने वहां पे फर्स्ट टेम्पल जो बनवाया था, और ज्यूज जहां पे जाके पूजा पाठ करते थे, और उसका नाम दिया गया टेम्पल माउंट नाम दिया गया था उसका। अब इन लोगों ने ये डेली जाके वहां पूजा पाठ किया करते थे। फिर धीरे धीरे टाइम गया, और 586 BC में बेबीलोनियन आते हैं और वो उस मंदिर को तोड़ देते हैं। अब जब मंदिर को तोड़ देते हैं, फिर आक्रोश बढ़ जाता है ज्यूज का उनके खिलाफ। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, बेबीलोनियन चले जाते हैं।
तो टेम्पल माउंट ये सेम वैसे ही है उन सब के लिए, जो उस टाइम पे भी टेम्पल माउंट ये उन सब के लिए वही चीज़ था जैसे हम हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हमारा राम मंदिर है, तो ऐसे मुद्दा बन जाता है। तो सेम सीन यही हुआ, उनके टेम्पल माउंट के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा था और उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। 586 में फिर वो आया, बेबीलोनियन आया, उसने मंदिर तोड़ दिया। उसके के मंदिर तोड़ने के बाद से फिर जब पर्शियन आते हैं तो पर्शियन उस मंदिर को फिर से बनवाते हैं और उसका नाम रखते हैं सेकंड टेम्पल, लेकिन मेन नाम जो है उसका माउंट टेम्पल ही करके होता है उनका। उसके बाद से फिर टाइम बीतता जाता है और उसके बाद से रोमन इंपायर आ जाता है। तो रोमन इंपायर आने के बाद से वो उनके सेकंड टेम्पल को फिर से तोड़ देते हैं, वो बुरी तरीके से तोड़ देते हैं, और जिसके बाद से वो मंदिर, वो उनका जो टेम्पल होता है उसका खाली दीवार बचता है, बाकी सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया जाता है। उसके बाद से फिर ज्यूज अपने अस्तित्व को लेकर फिर से लड़ाई करने लगते हैं और काफ़ी लड़ाई करते हैं, लेकिन उस टाइम पे रोमन इंपायर इतना ज़्यादा वो उनको परेशान करने लगता है कि ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्यूज जो है, यहूदी जो है, वो उस टाइम रोमन इंपायर में छोड़ के चले जाते हैं अपना वो प्लेस। लेकिन कुछ जो ज्यूज जो है वो अपना थोड़ा बहुत उनका प्रताड़ना सहते हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है सहते रहते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। तो वहीं पे जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट ओरिजिनली जो थे वो ज्यूज ही थे, मतलब यहूदी थे, लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं वो तो उस अपने इलाके में वो टीचिंग करने लगते हैं। तो उनको क्या होता है कि वो थोड़ा अपना अलग लेवल का टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं ज्यूज। जैसे कि सेम वैसे ही है जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका और बुद्धिज्म पढ़ाने लगे थे, उसके बाद से जो आगे चल के वो रिलीजन बन गया था बुद्धिज्म। तो सेम वही सीन था, वो ज्यूज जो है ज्यूज के ग्रुप में ही रह के, लेकिन क्या बोलते हैं जीसस क्राइस्ट वो अपना पढ़ाने का तरीका उनका वो बदल गया था, वो दूसरे तरीके दूसरे व्यवहार से बनाते लगे थे। तो जीसस क्राइस्ट ने धीरे धीरे आगे चल के वो उसने एक क्रिश्चियन धर्म को ही वो बढ़ावा दे दिया था। उसके बाद ये चीज़ें ज्यूज जो हैं यहूदियों को खटकने लगी थी, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में ये सक्सेस पा गए थे जीसस क्राइस्ट। तो वो एक दिन गुस्से में आ जाते हैं और सारे समाज में उनका जो है सामाजिक बहिष्कार करके उनको कील में ठोक के, और वही जेरूशलम जो प्लेस होता है जेरूशलम में ही उनको कील ठोक के मार दिया जाता है, वो तड़प के मर जाते हैं। तो अब आते हैं इसमें क्लियर, पहला चीज़ ये क्लियर हो जाता है कि ईसाई बस इसलिए लड़ रहे हैं, जो क्रिश्चियन है बस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनके जो भगवान है जीसस क्राइस्ट जो है वो वहीं पे उनका लास्ट टाइम था, या जो भी इनकारनेशन हुआ था वो था। ये पहला चीज़ है। दूसरा ये है ज्यूज जो है यहूदी बस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। उनको भी पता है कि क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ से गए तो हमारा हिंदुस्तान खैर पूरे ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड बोले तो पूरे विश्व से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहूदियों की लड़ाई इसलिए है। इस्लाम का झगड़ा बस इसलिए है वहां पे क्योंकि उनका जो है तीसरा जो है सबसे पवित्र अपना मस्जिद जो माना जाता है, तीसरा अल अक्सा नाम का जो मस्जिद है वो वहां पे सिचुएटेड है, इसलिए वो अपने अस्तित्व वो अपने मस्जिद के लिए जेरूशलम में लड़ाई कर रहा है। तो तीन धर्मों का मेन प्लेस जो है जेरूशलम है, और जेरूशलम में ये मेन झगड़ा है, इसीलिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब कट रहे हैं, सब मर रहे हैं सब। और इससे ये तीसरा फेमस मस्जिद है। बाकी इससे पहले जो दो हैं वो सऊदी अरबिया में है, जो मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। तो रोमन एम्पायर के टाइम पे जो कुछ ज्यूज जो है, मैक्सिमम ज्यूज जो है वो अपना कंट्री शिफ्ट कर चुके थे, यूरोप में जाके बस गए थे। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जब लड़ाई खत्म होने वाला था वर्ल्ड वार सेकंड का, तो धीरे धीरे यूरोप से जो भी ज्यूज थे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आई थिंक 1,35,000 के नियर अबाउट नंबर जो है वो नेट पे दिखा रहा है कि 1,35,000 नंबर के पीपल जो है ज्यूज कम्युनिटी के, वो फिर से अपने फिलीपींस में आ गए कि वहाँ पे रहने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले से धीरे धीरे अरबिक जो है इस्लाम के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल थे वो रह रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि अब ये ज्यूज आके फिर से रहें और ये ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा संख्या में हो जाए, जिसकी वजह से हमें ये परेशान करें या कुछ भी करें। तो वो थोड़ा बहुत विरोध करने लगे, जिससे क्या हुआ कि ज्यूज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, वो अपने प्लेस को, अपने बर्थ प्लेस को तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। और जब ज्यूज की लड़ाई स्टार्ट हुई तो अगल बगल के जो अरबिक कंट्री थे वो नहीं चाहते थे कि ये चैन से रहें सब, ये इन सबको रहने नहीं देना चाह रहे थे सब, इसीलिए वो मैक्सिमम सारे अरबिक कंट्री एक दूसरे के साथ सब साथ दे गए और ये ज्यूज को परेशान करने लगे, लड़ाई करने लगे। तो धीरे धीरे ये लड़ाई होने लगती है और टाइम आता है साल 1947 का। 1947 में ये सभी लोग आपस में मिलके और एक संधि भेजते हैं, विभाजन योजना की संधि करके होता है, जो यूएन के पास भेजा जाता है कि आप डिसाइड करा दो हमें क्या करना है, हमें कितने प्लेस में रहना है, कितनी जगह में रहना है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो यूएन जो नक्शा तैयार करके देता है, नक्शा भी आगे आ जाएगा आप लोग के सामने इमेज पे दिखेगा, तो वो जो तैयार करके यूएन अपना मध्यस्थता में जो भी नियम तैयार करता है प्लेस, और जितना
जगह लोगों को डिसाइड करता है। यूएन इजराइल तो तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, हम इतने प्लेस में अपने रह लेंगे, हमको अलग चाहिए होगा और हम अलग रह लेंगे। लेकिन बाकी के जो अरबिक कंट्रियां हैं वो तैयार नहीं होती हैं, जिससे बाद में चल के इनका झगड़ा और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। तो फिर जब ये यूएन जो पास किया होता है, ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद से अरबिक कंट्री का और इजराइल का 4 बार झगड़ा होता है, जो बुरे लेवल का होता है। सबसे पहला झगड़ा होता है मई 1948 में। कुछ प्लेसेस जो है इजराइल वाले वो कवर कर लेते हैं फिलीपींस का। उसके बाद से फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। 1949 में फिर से झगड़ा होता है और 1949 में इजराइल को सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इजराइल जो है वो फिलीपींस का 80% जो है जगह जो है कवर कर लेता है और वो उसे रिजर्व कर लेता है। अब उसका मालिक वो ज़्यादा होता है और बाकी के जो फिलीपींस वाले होते हैं वो उनका जगह अब कम हो जाता है उसके देश में। उसके बाद से अब फिर ये एक दूसरे से भड़क जाते हैं, सब सारे अरबिक कंट्री एक दूसरे का फिलीपींस का साथ देने लगते हैं सबकी, नहीं इनको हटाना है। तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं और एक टाइम आता है 1967 में 6 दिन का बहुत भयानक युद्ध चलता है इजराइल से और बाकी के 6 अरबिक कंट्री से। और ये इतना बुरा झगड़ा चलता है, लेकिन अरबिक कंट्री तब भी नहीं अरबिक कंट्री हार जाती है और इजराइल तब भी नहीं हारता, क्योंकि और वही वो 6 दिवसीय युद्ध के बाद से अरबिक कंट्रियाँ इतना गुस्सा हो गई थी इजराइल पे कि उन्होंने जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्री जो भी हैं अरबिक कंट्रीज हैं, उन्होंने इजराइल को मान्यता देने से ही निगलेक्ट कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे अब 2010 के बाद से धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर रही हैं। तो सबसे पहला अरब स्प्रिंग जो 2010 में अरब देशों में कुछ देशों में जब परिवर्तन हुआ, जैसे कि जो नई गवर्नमेंट आई या जो भी लोग थे, तो उन्होंने मैक्सिमम नंबर वो धर्म को लेके या जो भी ऐसा चीज़ों को वो मुद्दा नहीं बना रहे थे। वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लगे हुए थे और ऐसे अपने देश के विकास को लेके लगे हुए थे। इससे क्या हुआ कि फिलीपींस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया उसको, क्योंकि धर्म का मुद्दा था नहीं, सारे अरबी कंट्री अपना ग्रोथ करना चाह रहे थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो उस टाइम चेंज हुआ था। फिर दूसरे थे मोहम्मद बिन सलमान का उदय हुआ उसी टाइम पे। तो मोहम्मद बिन सलमान का जब उदय हुआ उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हुई। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस थे और क्योंकि जब उन्होंने अपना गवर्नमेंट संभाला उस टाइम पे उन्होंने मैक्सिमम टाइम अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का, उन्होंने धर्म के मुद्दे को जो है वो बहुत साइड में रख दिया था वो। तो इससे क्या हुआ कि फिलीपींस वाले जो थे वो कमज़ोर होने लगे। और फिलीपींस ऐसा नहीं था कि फिलीपींस डायरेक्टली लड़ रहा था। फिलीपींस ने एक संस्था को वो मेन बना दिया था और वही संस्था जो है वो गाजा में रहते थे, गाजा पट्टी करके जो है, और जो हमास के नाम से जाने जाते हैं, जो वर्ल्ड में चौथे या 5वें नंबर पे सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप में माना जाता है। तो उनको ये पैसे देने लगे, जो भी फंड देने लगे, जिससे फिलीपींस अपने आप को सेफ रखने के लिए हमास को वो देते थे, जिससे हमास इनको सेफ्टी देता था। फिर तीसरा रीजन ये था कि अब्राहम समझौता, अब्राहम एकॉर्ड करके जो है, ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था जिसके वजह से इजराइल का और मैक्सिमम नंबर ऑफ अरबिक कंट्री से इजराइल के रिश्ते सही होने लगे थे। जिसमें से ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ये यूएसए की मध्यस्थता में किया गया था, जिसमें यूएसए ने वो अपनी मंजूरी पास की थी, जिसकी वजह से इसको लागू किया गया था। तो इसमें पहला देश जिसका इजराइल के साथ रिश्ता ठीक हुआ था वो था 1979 में इजिप्ट, जो अरबिक कंट्री था। 1994 में जॉर्डन था और तीसरा देश यूएई बना था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब उसके बाद से और भी सारे देश थे इसमें, बहरीन, सूडान, मोरक्को, ये सारे देश जो थे ये धीरे धीरे आगे चल के वो देश की ग्रोथ को लेके, अपने कंट्री के ग्रोथ को लेके मुद्दे पे बात करते थे। ये इनका मुद्दा खाली धर्म तक नहीं सीमित था। और अब हम लास्ट में ये बताते हैं कि फिलीपींस और हमास को खतरा अब क्यों है, इसलिए क्योंकि उनको भी पता है धीरे धीरे कि अब्राहम अकॉर्ड से या अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से इजराइल का सारे अरबिक कंट्री से रिश्ते सही होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिलीपींस को प्रॉब्लम है, क्योंकि फिलीपींस अकेला पड़ जाएगा। और फिलीपींस अगर अकेला पड़ेगा तो उसको देने के उसके पास पैसे नहीं होंगे, फंड नहीं होगा जो वो हमास को दे, और हमास को अगर नहीं देगा तो हमास का जो वो ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा, और वो हमास नहीं चाहता कि वो ग्रुप खत्म हो। और दैट्स वाई दिस इज द रीजन कि वो हमेशा यही वजह थी कि काफ़ी टाइम पहले 2020 में पहली बार नहीं, कुछ टाइम तक तो बीच में रिश्ते सही थे इनके, लेकिन हमास इसीलिए जानबूझ के बार बार वो अटैक कर देता है इजराइल पे, जिससे इनके रिश्ते बिगड़े रहें, क्योंकि रिश्ते बिगड़े रहेंगे तो उनका अपना जो है घर चलता रहेगा। हमास मैक्सिमम रीजन यही है, और हम अपना व्यू ही शेयर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रीजन यही है कि वो नहीं चाहते, हमास जो है टेररिज्म जो ग्रुप है वो नहीं चाहता कि ये लोग चैन से बैठें, क्योंकि अगर ये चैन से बैठ गए तो हम भूखे नंगे मर जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि भारत और इजराइल का जो रिश्ता है वो पहले कैसा था और अब कैसा है। वो डिप्लोमेटिक, पहले तो उनका रिश्ता कोई ऐसा नहीं था।
तो सबसे पहले 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस टाइम पे जब यहूदी अपने देश में जाके वो रहना चाहते थे, तो गांधी जी और नेहरू ने इस चीज़ का अपोज किया था कि नहीं, धर्म के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, धर्म के हिसाब पे विभाजन नहीं होगा। जो यहूदी चाहते थे कि हम यहूदी अपना एक अलग देश बना के रहना चाहते हैं, तो उस टाइम पे गांधी और नेहरू ने उस टाइम पे अपोज किया, जिस टाइम इंडिया में खुद पाकिस्तान एक नया देश बन रहा था धर्म के ही विभाजन पे। तो दोहरी राजनीति चल रही थी, सब जगह तो चलती है। फिर से इजराइल ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का फॉर्म डाला था। उस टाइम पे भी इंडिया ने इसका अपोज किया था, इंडिया उसका समर्थन नहीं दे रहा था। धीरे धीरे 1950 के बाद से भारत और इजराइल का रिश्ता धीरे धीरे सही हो रहा था, थोड़ी थोड़ी कड़ी जो है मजबूत हो रही थी। तो 1950 में जब एक दूसरे के लिए नरम दिखे, तो इन्होंने एक दूसरे को ये किया कि चलिए हम दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, ऑफिशियल तरीके से नहीं, हम दोस्त बन के रहेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे कुछ चीज़ों पे, जो आप हमारा समर्थन करेंगे कुछ चीज़ों पे, हमारा हेल्प करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम ये लोग इजराइल ने वादा किया कि हम आपको डिफेंस जो है, डिफेंस हेल्प करेंगे आपको आपकी कंट्री के टाइम पे, कभी भी कुछ ऐसा इशू होता है तो बस ये दोस्ती दिखाने का टाइम आ गया 1962 में। तो जब जब भारत ने डिफेंस हेल्प मांगी, तब तब इजराइल ने हेल्प किया था। फिर चाहे वो 1962 का चीन से हो, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हो, उस टाइम पे भी उसने किया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान से जब लड़ाई स्टार्ट हुआ, तो तीसरी बार जो लड़ाई स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम पे पाकिस्तान से हटा के बांग्लादेश बना था देश, उस टाइम पे इजराइल ने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपन भेजे थे और हार्ड वेपन भेजे थे, जिसकी वजह से भारत ने उसकी हेल्प की। और इस टाइम तक 1971 तक कोई ऑफिशियल समझौता नहीं हुआ था भारत का और इजराइल का। और ऐसा नहीं था कि फिलीपींस का सपोर्ट नहीं करता था, भारत ओपनली फिलीपींस का सपोर्ट करते आया था उस टाइम तक। और ये चीज़ें चली थी 1990 तक भारत ने फिलीपींस का सपोर्ट किया था। लेकिन 1990 में क्या होता है, अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और पीएलओ ने इसका समर्थन किया। इराक के खिलाफ अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया, जो युद्ध हुआ जिसको गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दुनिया भर में फिलिस्तीन को बहुत कम समर्थन मिला था। फिर धीरे धीरे टाइम बदला। 2 साल बाद नरसिम्हा राव का दौर आया। 1992 जनवरी के टाइम पे उन्होंने इजराइल को पूरी तरह डिप्लोमेटिक तरीके से रिश्ता निभाने का वादा हुआ कि हम आप एक दूसरे के देश में, हमारा दूतावास होगा, हम अपने राजदूत रखेंगे एक दूसरे के देश में, सारी चीज़ें अब डिप्लोमेटिक तरीके से होंगी। अब तक तो ऑफिशियल तरीके से दोस्त नहीं था इजराइल, लेकिन 1999 का जब युद्ध हुआ हमारा कारगिल युद्ध, उस टाइम पे ये तो अपना दोस्त था, उसने हेल्प की। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपन फिर से भेजे इसने, ऐसे मॉडर्न टाइप के हथियार, ऐसे तो बम गोले जो भी भेज सकते थे इजराइल ने हेल्प किए, जिससे कारगिल में युद्ध में हमें जीत मिला था। उसके बाद से आते हैं 2017 में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट हुआ, इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर गया इजराइल देश में। और ये वही है जो आजकल मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रील्स में हम देखते हैं, जो एक वो वायरल होता है कि इजराइल में जब पहली बार मोदी जा रहे थे, तो वहाँ के इजराइल के प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर अगल बगल के किसी देश ने प्राइम मिनिस्टर पे कुछ गलत करने का सोचा, तो अगले दिन वो सारे अरबिक कंट्री जो है वो मिट्टी में मिले होंगे। तो अब हम आते हैं उस मुद्दे पे कि ये लड़ाई इस टाइम फिर से अचानक से चालू कैसे हो गया। तो उसके 3 रीजन है। सबसे पहला ये, वेस्ट बैंक में इनके इजराइल पुलिस ने छापेमारी की थी और इसमें कुछ लड़ाई हुआ। तो जनवरी से लेके और अभी तक, ये लड़ाई से पहले तक की बात है, 300 लोग मारे जा चुके थे बस इसी चीज़ को, मुद्दे को बना के। उसके बाद से कुछ टाइम पहले उनके जो अलक्सा मंदिर है उसमें भी उन्होंने छापेमारी की थी और उसमें फिर से लड़ाई हुआ था और झड़प हो गई थी। और तीसरा रीज़न ये था कि इजराइल का जो रिश्ता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अरबिक कंट्री से अच्छे होते जा रहे थे, जो ये हमास को बिल्कुल नहीं पसंद था। तो हमास को लगता है, और ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास बहुत सारे हथियार, फिलीपींस के पास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हथियार हैं, इजराइल दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है जो सबसे अच्छी और सबसे हैवी बम, गोले, बारूद जो भी है, जो भी अटैकर चीज़ें हैं, जो भी अटैक करने वाली चीज़ें हैं, वो उसके पास हैं, तो वो कर सकता है। इजराइल जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, और अस्तित्व की बात आती है तो सबको पता है कि इंसान कभी नहीं पीछे हटने वाला। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, अभी 2-3 दिन पहले, आजकल में ही मैंने कुछ रील्स देखे सोशल मीडिया पे, जो आगे अभी आपको वीडियो में देखेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो इनकी क्या सोच है
फिलीपींस और उस चीज को लेके आप खुद देख सकते हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरेगा हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ की जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा था। तो अमित शाह जी और मोदी जी ये नहीं समझेंगे गुजरात। आप किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल, आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। उनके साथ होते बच्चों को कत्ल कर रहे थे। करा नहीं क्या? मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हो। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ बच्चा शहीद खेलता है कि शहीद कौन होगा। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता। फिलिस्तीन में शहीद होने के लिए, हाँ, शहीद होने के लिए पैदा हो। इनको ये जो क्या बोलूं मैं, मतलब क्या बोलूं। तो मुद्दा ये है कि अपने मातृभूमि से वफादारी शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी, अदरवाइज चुदाब तो दुनिया मचा ही रही है मादरचोद।